हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर इकोनॉमिक्स की बेसिक सीरीज में। पिछले वीडियो में हमने समझा था मोनोपोली क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे ओलिगोपोली क्या होता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ओलिगोपोली वर्ड का मीनिंग, फिर हम लोग समझेंगे ओलिगोपोली मार्केट क्या होता है। जैसे मोनोपोली ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, वैसे ही ओलिगोपोली भी ग्रीक वर्ड है, जहां पे ओलिगो मतलब होता है फ्यू एंड पोलिस्ट का मतलब होता है सेलर। तो ओलिगोपोली भी दो ग्रीक वर्ड से मिलके डिराइव हुआ है, एक है ओलिगो और दूसरा है पोलिस्ट। ओलिगो का मतलब क्या होता है फ्यू एंड पोलिस्ट का मतलब होता है सेलर्स। तो ऐसी मार्केट जिसमें कम सेलर्स होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ओलिगोपोली मार्केट। तो वो लिखा है दस अ मार्केट विच कंसिस्ट ऑफ फ्यू सेलर्स इज टर्म्ड एज ओलिगोपोली मार्केट। एकदम इजी। तो मुझे उम्मीद है आपको मीनिंग तो समझ में आ गया होगा। तो ओलिगोपोली मार्केट का मतलब ऐसी मार्केट जिसमें कम सेलर्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर, जिसमें वोडाफोन और आइडिया दैट इज वीआई है, एयरटेल है, जियो है, तीन ही मेजर प्लेयर्स हैं। ऑफ कोर्स बीएसएनएल भी है, लेकिन मेजर प्लेयर्स तीन ही हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर क्या है? ओलिगोपोली मार्केट है, जहां पे बहुत कम सेलर्स हैं, लेकिन हर एक सेलर का दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है। मतलब एक कोई नई पॉलिसी लेके आएगा तो दूसरे के ऊपर उसका असर जरूर पड़ेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। अभी आपको दिख रहे होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली, जिसमें पहला तो हमेशा डेफिनेशन के अंदर आई जाता है, वो है फ्यू सेलर्स। अभी हमने समझा था ओलिगोपोली का मतलब ही ऐसी मार्केट होता है जिसमें बहुत कम सेलर्स होते हैं। तो वो लिखा है फ्यू सेलर्स। अंडर ओलिगोपोली देयर आर ओनली फ्यू लार्ज फर्म्स ऑल्दो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ फर्म्स इज अनडिफाइंड। फ्यू की डेफिनेशन डिफाइंड नहीं है। फ्यू मतलब कुछ सेलर्स होते हैं, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं, 6, 7 भी हो सकते हैं, लेकिन फ्यू की कोई डेफिनेशन नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स नहीं होते हैं। ऑल्सो देयर इज अ सीवियर कॉम्पिटिशन, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन पाया जाता है उन सब सेलर्स के बीच में। और ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टोटल आउटपुट। हर एक के पास थोड़ा अच्छा खासा आउटपुट होता है। क्लियर है? तो पहला पॉइंट क्या हो गया? फ्यू सेलर्स। दूसरा इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स। मैंने अभी आपको समझाया, क्योंकि कम सेलर्स होते हैं इसलिए हर एक सेलर जो होता है उसका कोई भी डिसीजन दूसरे सेलर के ऊपर भी इंपैक्ट डालता है। कहने का मतलब हर एक फर्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। एक जो करता है दूसरे को भी वो करना पड़ता है। तो वो लिखा है इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म। ईच फर्म इज अफेक्टेड बाय द प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन ऑफ द राइवल फर्म्स। हर एक फर्म दूसरे के आउटपुट या दूसरे के डिसीजन से उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जियो लेके आया कि हर रोज 1 GB की वो डेटा देगा, तो एयरटेल को भी वही लाना पड़ा और वोडाफोन आइडिया को भी वही लाना पड़ा। कहने का मतलब एक फर्म या एक सेलर या एक कंपनी जो करती है, बाकी सारी कंपनियों को भी वो करना पड़ता है, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाते। इसलिए बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस। हर एक फर्म जो होता है, हर एक सेलर जो होता है, वो दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, या हर एक सेलर का जो डिसीजन होता है वो दूसरे सेलर के डिसीजन को भी इंपैक्ट करता ही है। इसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म्स। दैट इज हर एक फर्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। आप देखते ही होंगे बहुत सारी एडवर्टीजमेंट आती है, चाहे वो एयरटेल क्यों ना हो। आपने बहुत फेमस एड देखी होगी, हर एक दोस्त जरूरी होता है या हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। या आपको बताओ तो वोडाफोन का जूजू एड आती थी, वो भी बहुत फेमस है। आजकल जियो धन धना धन धन चल रहा है। इन लोगों को बहुत ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है। वैसे ही वोडाफोन का वो डॉग, पग वाला डॉग आता था 90s के जो किड्स होंगे उनको हमेशा याद रहता है कि पहले वोडाफोन नहीं था, हच हुआ करता था। हच जो है वो हमेशा डॉग आता था। अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पे जरूर देखेगा, बहुत फेमस एडवर्टीजमेंट आती थी। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जितने कम प्लेयर्स होते हैं उनको उतनी ज्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है अपने डोमिनेंस को प्रेजेंट रखने के लिए। कहां पे? मार्केट में। तो वो लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट। सेलिंग कॉस्ट आर हाईली इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पीटिंग अगेंस्ट राइवल फर्म्स। कहने का मतलब अपने राइवल फर्म्स के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, कंपटीशन के सर्वाइव करने के लिए एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग कॉस्ट बहुत जरूरी होती है। तो एक और कैरेक्टरिस्टिक जो ओलिगोपोली मार्केट की होती है वो है एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा करते हैं, दैट इज सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। हर एक फर्म जो है वो सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा करती है। आगे इनडिटर्मिनेंट डिमांड को। व्हाट यू मीन बाय इनडिटर्मिनेंट? इनडिटर्मिनेंट का मतलब होता है जिसको डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं। ओलिगोपोली मार्केट ऐसी है जिसमें हम लोग पहले से कुछ डिटरमाइन नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, कभी भी कुछ भी होता है। उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट। वो लिखा है, देखिए ध्यान से, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता है ऑफ फर्म। दिस इज बिकॉज ऑन वन हैंड देयर इज ह्यूज इंटरडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक तरफ तो बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस होती है, एक फर्म जो करेगी दूसरे को भी वही करना पड़ता है।
एंड ऑन द अदर हैंड देयर इज अनसर्टेन रिगार्डिंग रिएक्शन ऑफ द फर्म्स। और कई बार ऐसा होता है कि दूसरी फर्म उसके अपोजिट रिएक्ट करती है। कहने का मतलब अगर एक फर्म वो करेगी तो दूसरी कभी कभी उसको कॉपी करती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक फर्म जो करती है उसको करने देती है कि तू कर, तू मरना है तो तू मर। फॉर एग्जाम्पल, अगर वोडाफोन प्राइस कम करता है तो हो सकता है एयरटेल और जियो भी प्राइस कम करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है वोडाफोन जब प्राइस बढ़ाता है तो एयरटेल और जियो कभी भी फॉलो नहीं करेगा, बोलेगा तू बढ़ा, तेरे कस्टमर भी हमारे पास आ जाएंगे। कहने का मतलब क्या होने वाला है उसको डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट डिमांड को। इजी। आगे, प्रेजेंस ऑफ मोनोपोली एलिमेंट। हमेशा ओलिगोपोली में एक मोनोपोली एलिमेंट जरूर होता है। व्हाट डू मीन मोनोपोली? ऐसी चीज जो सिर्फ मेरे पास हो, मेरे कॉम्पिटिटर्स के पास ना हो, उसको मोनोपोली बोलते हैं। क्यों? जब तक वो चीज सिर्फ मैं सप्लाई कर पा रहा हूं तो मैं अपनी प्राइस अपने हिसाब से डिटरमाइन कर सकता हूं। छोटे टाइम पीरियड के लिए मैं क्या बन जाऊंगा? प्राइस मेकर बन जाऊंगा। तो हर एक फर्म जो भी ओलिगोपोली में होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर दूसरा एग्जाम्पल दूं तो अब समझ लीजिए, टेलीकॉम सेक्टर की बात नहीं कर रहा मैं, टेलीफोन्स की बात कर रहा हूं, मोबाइल फोन्स की बात कर रहा हूं। तो आज की डेट में 2-3 बहुत ही मेजर प्लेयर्स हैं। एक है एप्पल और दूसरा है सैमसंग, और भी काफी प्लेयर्स हैं, लेकिन ये दोनों मेजर प्लेयर्स हैं। ये लोग बहुत सारा खर्चा करते हैं किसके ऊपर? रिसर्च के ऊपर। कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। वो लोग क्यों नया लाने की कोशिश करते हैं? उनको भी पता है एक बार मैं कुछ नया लेके आऊंगा, मेरे कॉम्पिटिटर्स को कॉपी कर देंगे। एयरटेल कुछ लेके आएगा, सॉरी एयरटेल क्या, आईफोन कुछ लेके आएगा, एप्पल कुछ लेके आएगा, तो सैमसंग उसको कॉपी करेगा। सैमसंग कुछ लेके आएगा, एप्पल उसकी कॉपी करेगा। लेकिन कुछ टाइम तक जब तक वो कॉपी नहीं कर पाता तब तक उसके पास क्या रहता है? मोनोपोली रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कुछ नया लेके आया, जब तक मेरे कॉम्पिटिटर्स उसको कॉपी नहीं कर देते तब तक तो मेरी मोनोपोली है ना। तो ओलिगोपोली में हर एक फर्म कुछ टाइम तक मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करता है, ताकि तब तक वो कॉम्पिटिटर्स को बीट करके अपने कस्टमर्स नए बिल्ड कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जब नया नया आया था आपने सुना होगा हेलो ट्यून्स या कॉलर ट्यून्स या डायलर ट्यून्स, ये सब आपको पता है। तो हम फोन करते हैं, हमको सुनाई देता है गाना। तो जब नया नया आया था तो एयरटेल ने चालू किया हेलो ट्यून्स, कि आप किसी को फोन करो आपको गाना सुनाई देगा। तो बाकी सबने कॉपी कर लिया था, लेकिन जब तक सबने कॉपी किया टेक्नोलॉजी तब तक उसने बहुत सारी मार्केट को कैप्चर कर लिया। तो इसका मतलब थोड़े टाइम के लिए उसने मोनोपोली क्रिएट कर दी थी। तो वही बोल रहे हैं कि ओलिगोपोली में छोटे टाइम तक या शॉर्ट टाइम पीरियड तक मोनोपोली का एलिमेंट होता है। तो वो लिखा है, द फर्म एंजॉय सम सॉर्ट ऑफ मोनोपोली इन द मार्केट एज ईच फर्म विल हैव लॉयल कस्टमर्स। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि जो हर एक बार उतने के पास ही जाएंगे। फॉर एग्जांपल, कुछ एप्पल कस्टमर्स ऐसे होते हैं कि नया प्रोडक्ट आएगा तो वो एप्पल में ही जाएंगे, नया फोन लेना होगा तो वो एप्पल का ही खरीदेंगे, आईपैड लेना होगा तो हमेशा एप्पल का ही खरीदते हैं। तो इट इज लॉयल्टी। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कुछ कुछ नई चीजें ऐसी आती है जो सिर्फ और सिर्फ उनके पास मिलेगी सबसे पहले। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था, मैं किसी को एडवोकेट नहीं कर रहा कि आप एप्पल लीजिए या सैमसंग लीजिए, इट्स पर्सनली सब यूजर्स की चॉइस होती है। आगे, कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड ऑफ द फर्म्स। हर एक फर्म अपने आप को सुपीरियर बताता है, इसलिए अपनी सुपीरियरिटी को शो करने के लिए उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है सामने वालों के साथ। फॉर एग्जाम्पल, समझ लीजिए कि कोल्ड ड्रिंक की एड आती थी पहले, तो 7 अप बताएगा कि मैं कैसे बेटर हूं, किससे? माउंटेन ड्यू से। लिम्का बताएगा मैं कैसे बेटर हूं किसी और ड्रिंक से, एंड सो ऑन। पेप्सी बताएगा कैसे वो बेटर है किससे? कोका कोला से, एंड सो ऑन। कहने का मतलब अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं दोनों कॉम्पिटिटर्स के बीच में। किसके अंदर? ओलिगोपोली मार्केट में। तो वो लिखा है, ओलिगोपोली मार्केट में 2 टाइप के वो कॉन्फ्लिक्टिंग एटीट्यूड होता है, एक तो कल्यूसिव, एक नॉन कल्यूसिव। कल्यूसिव मतलब वो लोग कॉम्पीट नहीं करते, साथ में करेंगे। तो वो लिखा है कल्यूसिव ओलिगोपोली इज अ मार्केट सिचुएशन वेयर द फर्म कोऑपरेट विद ईच अदर। हम लोग मिलकर बिजनेस करेंगे, उसको बोलेंगे कल्यूसिव। और नॉन कल्यूसिव में वो एक दूसरे के अगेंस्ट में रहते हैं। क्लियर है? तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उन लोगों का एटीट्यूड क्या रहता है? हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है। लास्ट है प्राइस रिजिडिटी। ओलिगोपोली में खास चीज पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं किंग डिमांड को। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन थोड़ा सा जिस्ट दे देता हूं मैं आपको। व्हाट डू मीन बाय किंग डिमांड को, या व्हाट डू मीन बाय रिजिडिटी? प्राइस रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि जब एक कॉम्पिटिटर या एक फर्म ओलिगोपोली मार्केट में प्राइस को कम करता है तो बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स भी, जो बाकी जो सब्स्टिट्यूट है, बाकी जो कंपनीज है उसके जो सब्स्टिट्यूट कंपनीज है, वो भी उसको देख के अपना प्राइस कम कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एयरटेल हूं, मैंने अपने प्राइसेस कम कर दिए, दैट इज कॉलिंग चार्जेस मैंने क्या कर दिया? कम कर दिया। तो वोडाफोन भी, आइडिया भी, दैट इज वीआई भी, और जियो भी प्राइसेस अपने कम कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको लगेगा एयरटेल ने प्राइस कम किया है तो सारे कस्टमर उसके पास ना चला जाए, इसलिए वो क्या करेंगे? वो अपने प्राइस कम कर देंगे।
तो एयरटेल को कुछ खास फायदा नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि जैसे उसने प्राइस कम किए बाकी सबने भी प्राइस कम कर दिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे ही एयरटेल अपना प्राइस बढ़ाता है तो वोडाफोन आइडिया और जियो देखता है कि ये तो महंगा हो गया, छोड़, इसके पीछे जाने का नहीं, तो वो प्राइस अपने इंक्रीज करते नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, उसके कस्टमर्स, एयरटेल के जो कस्टमर्स है वो भी किस में चले जाएंगे, वोडाफोन आइडिया में या जियो में चले जाएंगे। कहने का मतलब जब एक कंपनी अपने प्राइस कम करती है तब तो उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसको फॉलो करते हैं और प्राइस कम कर देते हैं, तो कुछ खास फायदा होता नहीं है। लेकिन जब वो प्राइस बढ़ाने की सोचती है तो उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो उसको फॉलो नहीं करते। इसकी वजह से क्या होता है, नुकसान बहुत ज्यादा होता है। कहने का मतलब प्राइस कम किया तब फॉलो करते हैं, प्राइस कम नहीं किया बढ़ाया तब फॉलो नहीं किया। तो जब प्राइस कम करते हैं तो कुछ खास फायदा होता नहीं है, और जब प्राइस बढ़ाते हैं तो नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एयरटेल ये सोचता है कि नहीं, जो चल रहा है चलने दो, हमको चेंज नहीं करना है। इसी को बोलते हैं प्राइस रिजिडिटी। तो वह लिखा हुआ है, इफ एनी फर्म रिसोर्ट टू प्राइस कट, फर्म ने डिसाइड किया कि प्राइस कट करेगा, इट विल अट्रैक्ट द कस्टमर्स, तो कस्टमर्स जो राइवल फर्म के कस्टमर्स है उसके पास आ जाएंगे। लेकिन द राइवल फर्म इज ऑल्सो कट डाउन द प्राइस, लेकिन राइवल फर्म्स भी क्या करेंगे, अपने प्राइसेस को कम कर देंगे। दिस विल रिजल्ट इनटू प्राइस वॉर, जिसकी वजह से प्राइस वॉर हो जाएगा, एंड नो वन विल बेनिफिट इन द फर्म्स, और किसी को भी फर्म में बेनिफिट नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ एनी फर्म इंक्रीज द प्राइस, लेकिन अगर दूसरी जगह अगर वो प्राइस बढ़ाने की सोचता है टू अर्न मोर प्रॉफिट, द राइवल फर्म्स मे नॉट फॉलो, तो हो सकता है राइवल फर्म उसको फॉलो ना करे। द फर्म विच रेज द प्राइस में फाइंड इटसेल्फ आउट ऑफ द मार्केट, और जिसने प्राइस बढ़ाए थे उसके सारे जो कस्टमर्स हैं वो चले जाएंगे और हो सकता है वो मार्केट से बाहर निकल जाए। इसकी वजह से वो क्या सोचता है कि जो चल रहा है चलने दो, उसको बोलते हैं स्टिकी प्राइसेस या प्राइस रिजिडिटी। इस पॉइंट को हम लोग डिटेल में समझेंगे, एक अलग से टॉपिक लेके अलग से वीडियो बना के, किंग डिमांड कर्व के नाम से, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वो हम लोग आगे वीडियोस में बना देंगे। क्लियर है? ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली, जिसमें आया पहला फ्यू सेलर्स, दूसरा इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म, हर एक फर्म दूसरे पे डिपेंडेंट रहती है, एडवर्टीजमेंट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इनडिटरमिनेंट डिमांड कर्व को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता है, कभी भी कुछ भी होता है। प्राइस रिजिडिटी अभी समझा है कि प्राइस रहती है रिजिड, कि जब किंग डिमांड कर्व में आपको डिटेल में समझा ही दूंगा। एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली एलिमेंट, हमेशा कुछ हद तक मोनोपोली भी रहती है ओलिगोपोली में। और लास्ट में कॉन्फ्लिक्टिंग एडिट ऑफ फर्म्स, हर एक फर्म एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, चाहे कोल्यूसिव हो चाहे नॉन कोल्यूसिव हो। सिंपल है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा ओलिगोपोली क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। और अगर आपको लगता है मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।